नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइकोलॉजी। तो बहुत बार बहुत सारे शिक्षार्थियों की ये समस्या होती है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि वो किसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखें। तो आइए आज से ही हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से मनोविज्ञान के किसी भी संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके दो फायदे ये होंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा ही, साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि किसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना है। तो आइए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक शोधों की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की हम बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं मनोवैज्ञानिक शोध के चरण क्या होते हैं, इस विषय से हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या है और इसके प्रकारों एवं चरणों का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तो समझ में आएगा ही कि मनोविज्ञान में शोध क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से उसकी चरण या अवस्थाएं होती हैं, लेकिन साथ में आप इसका उत्तर लिखना भी सीख पाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि प्रश्न ये है कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, तो सबसे पहले आपको ये बताने की आवश्यकता है कि मनोवैज्ञानिक शोधों का अर्थ क्या होता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक शोध से आप क्या समझते हैं, मनोवैज्ञानिक शोध क्या है। तो अगर आप इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, मनोविज्ञान से जुड़े हुए जितने भी एरियाज होते हैं, उनमें जितनी तरीके की रिसर्चेस की जाती हैं, उन सभी को साइकोलॉजिकल रिसर्चेस यानी कि मनोवैज्ञानिक शोध कहा जाता है। आप यहाँ पर डीएमएटो की एक डेफिनेशन देख रहे हैं जो उन्होंने 1970 में हमें दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्रों के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरीके के शोध आते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान के बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं, सोशल साइकोलॉजी समाज मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। बहुत सारी मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। आप औद्योगिक मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, आप असामान्य मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान के ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये जितनी भी शाखाएं हैं, ये जितने भी प्रकार हैं, इन सब में होने वाले जितने भी शोध होते हैं, यानी कि वो शोध चाहे वो समाज मनोविज्ञान में हो रहा हो या शिक्षा में हो रहा हो या व्यक्तित्व के मनोविज्ञान में हो रहा हो, वो जिस भी क्षेत्र में वो शोध हो रहे होते हैं, चाहे वो प्रयोगात्मक हो, ये वो एक्सपेरिमेंटल हो या फिर अप्रयोगात्मक हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, वो सभी मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डीएमएटो ने ये कहा कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्रों के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरीके के शोध आते हैं। मनोविज्ञान में आपने देखा कि उसका अर्थ क्या होता है, आपने लिखा, उसके बाद आप ये बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो मनोविज्ञान में हम मूलतः मनोवैज्ञानिक शोधों को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है सैद्धांतिक शोध और दूसरा होता है आनुभविक शोध। सैद्धांतिक शोध को हम थ्योरेटिकल रिसर्च और आनुभविक शोध को एम्पिरिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। सैद्धांतिक शोध की हम बात करेंगे कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सैद्धांतिक शोध से तात्पर्य उन सभी तरीके के शोधों से होता है जिसका संबंध मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सिद्धांत के निर्माण एवं विकास से होता है। सिद्धांत को आप समझते होंगे थ्योरी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थ्योरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। आपने बहुत सारी आज तक थ्योरीज पढ़ी होंगी, आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट में, हर क्षेत्र में बहुत सारी थ्योरीज का कंस्ट्रक्शन होता है, सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मनोविज्ञान में अभी बहुत तरीके की थ्योरीज डेवलप की गई हैं। तो मनोविज्ञान में क्या हो रहा है, सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी सिद्धांत की रचना कर रहे हैं या उसका विकास कर रहे हैं। तो सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत दो तरीके के शोध आते हैं। इसमें आता है पहला पुस्तकालय शोध और दूसरा आता है सिद्धांत रचना। पुस्तकालय शोध या जिसे हम पुरालेख शोध भी कहते हैं,
ये आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि पुस्तकालय शोध कहाँ आप कर रहे हैं, आप किसी लाइब्रेरी में जा कर के रिसर्च कर रहे हैं। तो पुस्तकालय शोध मनोविज्ञान तथा शिक्षा में एक सामान्य तरीके का शोध होता है। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्चेस जितनी भी होती हैं उनमें एक ये सामान्य शोध कॉमन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। कॉमनली हम लोग इस रिसर्च को करते हैं। पुस्तकालय शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो आंकड़ों का संग्रहण नहीं करता। आंकड़ों का संग्रहण से मतलब है डेटा कलेक्शन से। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जा कर के डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमको कोई रिसर्च करनी होती है तो हम क्वेश्चनर लेते हैं और जा कर के उस क्वेश्चनर्स को फिल करवाते हैं, या फिर हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम उसमें भी सैंपल को लेते हैं और किसी लैब कंडीशन में उस रिसर्च को करवाते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय शोध में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप किसी तरीके का डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो आनुभविक नियम है, एम्पेरिकल जो प्रिंसिपल हैं, उनके अनुकूल अपनी शोध समस्या में जो संबंधित आंकड़े आपको प्राप्त हो रहे हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको समन्वित कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो आंकड़े पहले से प्राप्त हैं, यानी कि पहले से जो भी रिसर्चेस हुई हैं या फिर पहले से जो भी आंकड़ों का संग्रहण हुआ है, ठीक है, उन्हीं को आप समन्वित कर रहे हैं। यानी कि जो आंकड़े पहले से उपलब्ध हैं, पहले से प्राप्त हैं, उनको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको आप समन्वित कर रहे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप जैसे कि देख रहे हैं स्लाइड में कि मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, आत्महत्या जैसे विषयों का जो अध्ययन है वो पुस्तकालय शोध के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि उसके आंकड़े पहले से उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो अगला इसका भाग है वो है सिद्धांत रचना। सिद्धांत रचना, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, थ्योरी कंस्ट्रक्शन से इसका मतलब है ये दूसरे प्रकार का शोध होता है जो कि किसके अंतर्गत आ रहा है, थ्योरेटिकल रिसर्च के अंतर्गत आ रहा है। सिद्धांत रचना में जो शोध का मुख्य उद्देश्य होता है वो मनोविज्ञान के क्षेत्रों की खास समस्याएं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके स्वरूप को स्पष्ट करने के ख्याल से किसी सिद्धांत या थ्योरी का कंस्ट्रक्शन करना होता है। यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई समस्या है और इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक पूरे सिद्धांत का निर्माण करते हैं, एक थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से किसी खास तरीके की थ्योरी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी सिद्धांत की रचना यहाँ पर आप कर रहे हैं। मनोविज्ञान विषय को जैसा आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर डेवलप की गई हैं। आप लर्निंग पढ़ते हैं तो लर्निंग में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी है। इस तरीके से विभिन्न स्मृति है, मेमोरीज में बहुत सारी थ्योरीज कंस्ट्रक्ट की गई हैं, मोटिवेशन में थ्योरीज कंस्ट्रक्ट की गई हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न विषय हैं, उनमें जो थ्योरीज कंस्ट्रक्ट की गई हैं वो इसी के अंतर्गत की गई हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग थ्योरेटिकल रिसर्च में, एक तो हम पुस्तकालय शोध कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, सिद्धांत रचना कर रहे हैं, किसी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा शोध का दूसरा प्रकार है वो है आनुभाविक शोध। आनुभाविक शोध किसे कहते हैं, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो आनुभाविक पद का अर्थ है वो मनोविज्ञान तथा शैक्षणिक शोध में क्या होता है। मनोविज्ञान में आनुभाविक पद का प्रयोग 6 विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शोध में इस पद का जो अर्थ है वो उस विधियों से होता है जो प्रयोगात्मक होती हैं तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होती हैं। यानी कि आपको सीधा यहाँ पर अर्थ इससे निकालना चाहिए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप प्रयोगात्मक शोध कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आनुभाविक शोध का सीधा तात्पर्य है वो है प्रयोगात्मक शोध से, तथा जो तथ्यों के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। यहाँ पर आप किसी समस्या को लेकर के चलते हैं, यहाँ पर आप चरों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। तो इस तरीके से एक लैब कंडीशन में आप इस तरीके के शोधों को करते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान में बहुधा ये देखा गया है कि जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं वो अधिक होते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक शोधों की जो संख्या है वो अधिक है। अधिकतर मनोविज्ञान विषय में प्रयोगात्मक शोध ही किए जाते हैं और इन्हीं प्रयोगात्मक शोध के आधार पर आप क्या करते हैं, आप विभिन्न तरीके के अध्ययन करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
अब आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं, प्रेक्षण। तो मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र तथा समाजशास्त्र जैसे विषयों में जो प्रेक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रेक्षण का तात्पर्य होता है ऑब्जर्वेशन से। प्रेक्षण वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में बिना किसी जोड़ तोड़ के संबंधित घटना का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि हम आनुभाविक शोध के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, हम प्रेक्षण भी कर रहे हैं। तो प्रेक्षण भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें आप जो चर हैं उसमें जोड़ तोड़ के बिना ही घटनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, अवलोकन कर रहे होते हैं, और जो तथ्य आपको मिलते हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हैं और किसी विश्लेषण पर, उनका विश्लेषण करके आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे कि इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर जो है वो खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन मेथड को यहाँ पर यूज़ करेगा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, समूह में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर सके कि एक समूह में बच्चों का व्यवहार किस प्रकार का होता है। क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हैं, तो उनका जो व्यवहार होता है वो भी विभिन्न प्रकार का होता है। तो यहाँ पर प्रेक्षण के माध्यम से आप क्या करेंगे, खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहार का आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उनके बीच में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप से किसी कोने में बैठ जाइए जहाँ से आपको वो बच्चे साफ दिखाई दे रहे हों, उनकी आवाज़ें साफ आ रही हों, ताकि आप उनके व्यवहार का अवलोकन कर सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि किस तरीके के भावों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, किस प्रकार के संवेगों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो एक दूसरे के संग कितने किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के संग उनका व्यवहार किस तरीके का है। और जब वो आप पूरा उनका प्रेक्षण कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका एक ब्यौरा तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। ठीक है, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आपको आक्रामक यानी कि एग्रेसिव दिखाई देंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत शांत दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि जो एग्रेसिव जो बच्चे थे और जो शांत बच्चे थे, उनका जो आपसी तालमेल कैसा था या फिर उनका बिहेवियर कैसा था, उनका खेल के मैदान में आपस में प्रदर्शन किस तरीके का था। ठीक है, जो लीडरशिप थी, क्या वो एग्रेसिव बच्चों के हाथ में थी या फिर वो शांत बच्चों के हाथ में थी। बहुत बार देखा जाता है कि जो लीडरशिप की जो लीडरशिप होती है खेल के मैदान में, वो एग्रेसिव बच्चों के हाथ में ही होती है, क्योंकि शांत बच्चे अक्सर अपनी बातों को बोल नहीं पाते, और जो एग्रेसिव होगा तो वो जल्दी किसी ग्रुप की लीडरशिप को हासिल कर लेगा। तो इस तरीके से उस खेल के मैदान में विभिन्न बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करके आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो भी दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक प्रेक्षण और प्रयोगशाला प्रेक्षण। ठीक है, स्वाभाविक प्रेक्षण यानी कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं। नाम से आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर स्वाभाविक परिस्थिति में रहकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि खेल के मैदान में आपने बच्चों का अध्ययन किया, इससे पहले वाले उदाहरण में, वो भी एक स्वाभाविक प्रेक्षण था। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में आप चले गए, किसी स्कूल में चले गए, किसी कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पर रह कर के आपने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, वो भी एक स्वाभाविक प्रेक्षण है। आप रेलवे स्टेशन में चले गए, किसी मॉल में चले गए, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए, तो उस इलाके में रहकर जो आप अध्ययन कर रहे हैं वो स्वाभाविक प्रेक्षण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रेक्षण होता है वो प्रयोगशाला प्रेक्षण होता है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप जो अध्ययन है वो एक नियंत्रित अवस्था में रहकर करते हैं। इसके लिए आपको एक लैब की ज़रूरत होती है, प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है, और लैब कंडीशन में आप किसी सब्जेक्ट का आप अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक शोध के चरणों की। ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक शोध किन किन चरणों से होकर गुजरता है। रॉबिन्सन एक मनोवैज्ञानिक थे, एक शोधकर्ता थे। उन्होंने 1996 में बताया था कि मनोवैज्ञानिक शोध की 6 अवस्थाएं या चरण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चरण होता है वो शोध समस्या का चयन होता है। इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, इसमें आप जो रिसर्च की प्रॉब्लम है यानी कि जो विषय है आपको उसको चयन करना होता है। आपको ये देखना होता है कि इस समय कौन सा विषय ऐसा है जिसमें अध्ययन करना ज़रूरी है, या फिर जिसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है आपको, या फिर जिसमें आप कुछ रिज़ल्ट निकाल के ला सकते हैं। तो आप एक विषय चयन करते हैं जिसमें आपको अध्ययन करना होता है। इसे ही हम शोध समस्या का चयन कहते हैं। यानी कि आप ये मान सकते हैं किसी भी शोध की जो शुरुआत होती है वो शोध के विषय के चयन से होती है। अगर आपके पास विषय ही नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद
इसे ही हम शोध समस्या कहते हैं शोध मनोविज्ञान में। ठीक है, शोध समस्या जो होती है वो एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो ये प्रश्न करता है कि दो या दो से अधिक जो चर हैं उनके बीच में आपस में संबंध कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि छात्रों के अचीवमेंट और आईक्यू में क्या संबंध है। तो आप यहाँ पर आप सैंपल लेंगे छात्रों का, जो भी आपने एज ग्रुप के छात्र लिए हैं या फिर जिस भी एरिया के छात्र लिए हैं उनका आप सैंपल लेंगे, वहाँ पर आप जाएंगे और आपका इस यहाँ पर समस्या क्या हो गई, आप क्या कर रहे हैं, आप उनके अचीवमेंट और आईक्यू में संबंध देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अध्ययन कर सकते हैं कि चिंता और बुद्धि में संबंध होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्कूल के छात्र हैं उनकी चिंता और उनकी बुद्धि में क्या संबंध होगा, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है कि हम शोध की शुरुआत करने से पहले हम एक शोध समस्या या फिर शोध का विषय लेकर चलते हैं, जिसमें हम पूरे शोध के दौरान जिसका हम अध्ययन करते हैं और आखिरी में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए कि जो शोध समस्या है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसके बाद हम करते हैं चरों का वर्गीकरण। ठीक है, चरों का वर्गीकरण यानी कि मनोवैज्ञानिक शोधों में या जो भी जितने भी शैक्षणिक शोध होते हैं उनमें जो चर होते हैं इनको हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, चर वेरिएबल्स यानी कि जिनके मान वेरी होते हों, परिवर्तित होते हों। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक शोधों में जो चर होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर चर से तात्पर्य होता है किसी भी घटना, किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति के उस गुण से जिसको मापा जा सके, जिसको आप नाप सकें, जिसको आप मेजर कर सकें। ठीक है, तो कोई भी, चाहे वो व्यक्ति है या फिर कोई भी परिस्थिति है, घटना है या कोई भी चीज़ है, आप उसके उस गुण का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं जिसको आप माप सकें, जिसको मापा जा सके। ठीक है, तो किसी प्राणी या वस्तु के मापने योग्य जो गुण होते हैं उन्हें ही हम मनोविज्ञान में चर कहते हैं। मुख्यतः चर 3 प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक शोधों में हम 3 प्रकार के चरों का अध्ययन करते हैं: स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, और संगत चर यानी कि रिलेवेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जो होता है वो मैनिपुलेशन कर सकता है, आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, आप उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस चर की मात्रा को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर क्या पड़ रहा है ये हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आश्रित चर होता है वो क्या करता है, उसमें पूर्व कथन का गुण होता है। किसी भी प्रयोग या शोध में जो आश्रित चर है वो वह चर है जिसके बारे में शोधकर्ता कुछ पूर्व कथन यानी कि प्रेडिक्शन करना चाहता है। ठीक है, इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी प्रयोगकर्ता किसी 5 साल के बच्चे के व्यवहार का, किसी भी 5 साल के बच्चे में सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहता है कि उसके व्यवहार में सीखने की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए वो ये अध्ययन करना चाहता है, तो वह विशेष रूप से देखना चाहता है कि जो सीखने की प्रक्रिया है यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर पुरस्कार देने से क्या असर पड़ता है बच्चे के व्यवहार पर। यानी कि अगर किसी बच्चे को उसकी लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब वो सीख रहा होता है, कुछ लर्न कर रहा होता है, तो अगर आप प्राइज़ दें तो उस प्राइज़ को देने से उसकी लर्निंग प्रोसेस क्या इफ़ेक्ट करेगी या इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप ये अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो आश्रित चर है वो क्या है, इसमें आश्रित चर जो है वो है उसकी लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो सीखना है वो एक आश्रित चर है। क्यों आश्रित चर है? क्योंकि जो पुरस्कार है वो एक स्वतंत्र चर है। पुरस्कार में आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं, आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप पुरस्कार कभी दे सकते हैं तो कभी नहीं दे सकते। आप पुरस्कार कभी ज़्यादा दे सकते हैं तो कभी कम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके हाथ में है। पुरस्कार देना, ना देना, कम देना, ज़्यादा देना, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो पुरस्कार क्या हो गया? पुरस्कार स्वतंत्र चर हो गया। लेकिन सीखना क्या है? अब आप पुरस्कार देने का सीखने पर, लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि पुरस्कार देने से क्या लर्निंग ज़्यादा होती है, ये आप देखना चाह रहे हैं, या पुरस्कार देने से क्या लर्निंग इफेक्ट होती है, ये आप देखना चाह रहे हैं। तो लर्निंग क्या हो गई? लर्निंग आश्रित चर हो गई, यानी कि स्वतंत्र चर का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो आश्रित चर है। तो आश्रित चर पर किसका प्रभाव पड़ा? पुरस्कार का प्रभाव पड़ा। यानी कि सीखना पर
पुरस्कार का प्रभाव पड़ा तो पुरस्कार स्वतंत्र चर है और सीखना आश्रित चर है। ठीक है, तो स्वतंत्र चर क्या है? स्वतंत्र चर वो चर है जिसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और आश्रित चर वो चर है जिसमें स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 5 साल के बच्चे पर आप लर्निंग प्रोसेस का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप ये देखना चाहते हैं कि किसी बच्चे की लर्निंग पर क्या प्राइस का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपने यहाँ पर प्राइस को स्वतंत्र चर के रूप में लिया है और सीखना है आश्रित चर, क्योंकि प्राइस का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे की लर्निंग पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप स्वतंत्र चर और आश्रित चर को समझ सकते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान में जो तीसरा चर होता है उसे हम संगत चर कहते हैं, रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, संगत चर मनोवैज्ञानिक शोधों में उपयोग होने वाला तीसरा चर है। इसे बहिरंग चर या नियंत्रण चर भी कहते हैं, इसको कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगकर्ता इसमें क्या करता है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। इसको कंट्रोल वेरिएबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो इनमें कंट्रोल नहीं करेगा तो इसका सीधा असर आपके रिजल्ट पर, आपकी शोध पर पड़ेगा, आपकी रिसर्च पर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपकी एज है, जेंडर है, ये सभी क्या है, ये संगत चर है। मान लीजिए आपने अध्ययन करना है 5 साल के बच्चे की लर्निंग का, तो आप सभी 5 साल के बच्चे लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 साल के बच्चे की लर्निंग और 10 साल के बच्चे की लर्निंग में बहुत डिफरेंस होता है। अब आप अगर किसी स्कूल में गए और आपने 5 साल के बच्चों की लर्निंग प्रोसेस को आपने लर्निंग प्रोसेस का आपने अध्ययन कर लिया, फिर आप दूसरे स्कूल में गए तो आपको 5 साल के बच्चे कम मिले, तो आपने कुछ 5 साल के, कुछ 8 साल के बच्चे ले लिए, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल के बच्चे की लर्निंग और 8 साल के बच्चे की लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एज को कंट्रोल करके रख के चलेंगे। अगर आपने 5 साल के बच्चे लेने हैं तो आपने 5 साल के ही बच्चे लेने हैं अपने अध्ययन के लिए। आप जेंडर को कंट्रोल करके चलेंगे। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हम 2 जेंडर्स को आपस में कंपेयर करके कोई अध्ययन कर रहे होते हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हम सिर्फ एक ही जेंडर को लेकर के चल रहे होते हैं। अब आपने मान लो आपने कोई स्टडी ऐसी, कोई शोध समस्या ऐसी ली जिसमें आप सिर्फ पुरुषों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ पुरुषों को ही लेके चलेंगे। आप कंट्रोल करके चलेंगे कि आपने अपना सैंपल है वो मेल्स का ही लेना है, फीमेल्स का नहीं लेना। अगर आप कुछ सैंपल मेल का ले लेंगे, कुछ सैंपल फीमेल्स का ले लेंगे, तो आपकी स्टडी में उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो कुछ चर ऐसे होते हैं मनोवैज्ञानिक शोधों में जिसमें नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है, ताकि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिसर्च है, वो इफेक्ट ना हो उससे। इसीलिए उन्हें संगत चर, उन्हें नियंत्रण चर, कंट्रोल वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं शोध डिज़ाइन का चयन। मनोवैज्ञानिक शोध की ये तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, कि आप क्या करें, एक शोध अभिकल्प को, रिसर्च डिज़ाइन को आप चयन करें। मनोवैज्ञानिक शोध को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। शुरुआत में मैंने आपसे कहा प्रयोगात्मक शोध और अप्रयोगात्मक शोध। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध उन शोधों को कहते हैं जिसमें हम चरों में जोड़ तोड़ कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल प्रयोगशाला में कर रहे हैं, प्रयोगात्मक रूप से कर रहे हैं, जिसमें आप शोध समस्या लेकर चल रहे हैं, आप वेरिएबल्स को देख रहे हैं, आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसे शोधों को प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। और इसके जो इसके विपरीत शोध होते हैं, जिसमें आप ये सब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनको आप कहते हैं अप्रयोगात्मक शोध, जिनमें आप चर वगैरह को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, जिसमें आप बिल्कुल लैब कंडीशन में रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके विपरीत होते हैं अप्रयोगात्मक शोध। तो आपको अपनी शोध समस्या के हिसाब से अपने शोध अभिकल्प, अपने रिसर्च डिज़ाइन का चयन करना होता है कि आपकी शोध समस्या क्या है, आप उसके हिसाब से किस तरीके से रिसर्च करेंगे, रिसर्च का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से आप पूरी रिसर्च को करेंगे, तो उसी हिसाब से आप अपनी शोध समस्या का चयन करते हैं। ठीक है, जब शोध समस्या का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद आता है प्रदत्त संग्रह। प्रदत्त संग्रह यानी कि डेटा कलेक्शन। ठीक है, अब आपने कोई समस्या ली, आपने कहा कि आपने छात्रों के अचीवमेंट और आईक्यू को स्टडी करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप डेटा तो कलेक्ट करेंगे। जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप रिजल्ट कैसे देंगे। ठीक है, तो जो भी आपने समस्या ली है और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने सैम्पल साइज़ रखा है, जहाँ का भी आपने सैम्पल रखा है, जिस भी एज, जिस भी जेंडर का आपने सैम्पल रखा है, उस जगह जा कर के आप उस जगह से आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, ताकि आप क्या कर सकें, आप शोध समस्या के अनुरूप उत्तर प्राप्त कर सकें। आखिरकार
बात तो लास्ट में यही आती है कि आपने क्या करना है, जो आपने शुरुआत में समस्या बनाई है उस समस्या का आपने रिजल्ट निकालना है, आपने एक उत्तर पे पहुंचना है कि जो भी आप प्रश्नवाचक वाक्य लेके चल रहे हैं उसका उत्तर आपको अंत में मिल जाए। तो आप प्रदत्त संग्रह करते हैं, आप डेटा कलेक्शन करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आप किसी रिजल्ट पर पहुंच सकें। इसके बाद आती है परिणाम और विश्लेषण। ठीक है, जब आपने डेटा कलेक्शन कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, आप रिजल्ट देंगे। आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद आप रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये शोध की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपने जो भी सैंपल आपका था वहाँ पर जा कर के आपने डेटा कलेक्ट किया तो उसके हिसाब से आप उस डेटा का रिज़ल्ट निकालते हैं, आप स्कोरिंग करते हैं। जो भी आपका शोध डिज़ाइन होता है, जो भी टेस्टिंग आपने यूज़ करनी होती है, उस टेस्टिंग के हिसाब से आप क्या करते हैं, परिणाम निकालते हैं, उसका विवेचन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और जो फिर आखिरी इसकी स्टेज आती है, फिर इसकी जो आखिरी स्टेज आती है उसको हम कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, आखिरी में आप क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष देते हैं। तो मनोवैज्ञानिक शोध का ये अंतिम चरण होता है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, सचमुच में इसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ही आप कोई शोध प्रारंभ कर रहे होते हैं। आपने शोध ही इसलिए किया होता है कि आखिर में आपको कोई उत्तर मिल जाए। जो भी शोध समस्या आपने ली है, जो भी प्रश्न आप लेकर चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप लेकर चल रहे हैं, लास्ट में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, आपको उसका उत्तर मिल जाए। तो पूरी समस्या के दौरान आप जिन चरणों से होकर गुजरते हैं, आप चरों को देख रहे होते हैं, आप हाइपोथेसिस देख रहे होते हैं, आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, आप उसका रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, इसीलिए निकाल रहे होते हैं कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। तो आखिर में आप अपने शोध का एक रिजल्ट निकालने के बाद आप एक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, एक निश्चित कथन तैयार करते हैं और उसको फिर आप सबके सामने रखते हैं कि आपकी जो शोध है उसका ये रिजल्ट और ये निष्कर्ष निकल कर के आया है। तो इसी प्रकार से जो शोध है, मनोवैज्ञानिक शोध है, वो 6 चरणों से होकर गुजरता है और इसीलिए मनोवैज्ञानिक शोध को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन 6 चरणों से गुजरने के कारण ही वो जो शोध है, मनोवैज्ञानिक शोध है, उसकी जो वैधता है और विश्वसनीयता है, यानी कि जो उसकी वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक जो शोध है उसका अर्थ क्या है, वो उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने चरण होते हैं, ये आपने समझा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।